तो बेटा ये जो हमने 9 अप्रैल 2013 को जेईई मेन का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स के डाउट ले रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट ने एक वीडियो में बना लिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक का रखे थे। 15 से दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं टू पैरेलल पॉइंट डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 and P2 आर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर एंड P1 इज पैरेलल टू P2 इफ k is 1/4 pi epsilon naught in the force between the dipoles। तो वैसे तो तुम्हें मालूम है बात एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं कराई गई है, लेकिन मैं जो क्लास लेता हूँ उसमें इसी सवाल की वजह से एक कंसेप्ट बता रखा था कि बेसिकली अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो मान लो P1 ये एक डाइपोल रखा है और P2 ये दूसरा डाइपोल रखा है। तो अगर x बहुत दूर है तो P1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो k इंटू टू P1 बाई एक्स क्यूब होती है। ये बात एनसीईआरटी में दे रखी है। अब जो मैंने वीडियो कराया था उसमें उनको बताया था कि इस डाइपोल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो P2 इंटू डी बाई डी एक्स होगा। लॉजिक क्या था कि जो ये P2 है वो वास्तव में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर मान लो ये पॉइंट आर वो x1 है, ये पॉइंट x2 है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो Q इंटू ई x2 लगेगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई x1 लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है। जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जाएगा Q इंटू ई x2 माइनस ई x1। ये नेट फोर्स हो गया। इसको x2 माइनस x1 से डिवाइड कर दूं और यहां पर x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर लूं। Q इंटू x2 माइनस x1 डाइपोल मोमेंट हो जाता है और E x2 माइनस ई x1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर x2 माइनस x1 बहुत छोटा हो तो ये dE बाई dx हो जाता है। तो ये मैंने एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अपनी क्लास में करा रखा था। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड k इंटू टू पी वन बाई एक्स क्यूब है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू x की पावर 3 है, तो ये ऊपर जा करके x की पावर माइनस 3 होगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 सामने आ जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो k इंटू सिक्स पी वन अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ 4 नहीं, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स की पावर माइनस 4 होगा क्योंकि नीचे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इसलिए जो फोर्स हो जाएगा वो P2 इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो K इंटू सिक्स P1 P2 अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं टू when two sound waves travel in the same direction in a medium, the displacement of the particle located at x is given by, एक ये हो गया एक ये हो गया, where y1 and y2 are in meter and t in second, the speed of the sound in the medium। तो स्पीड की वैल्यू जो होती है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होती है। पहली वाली वेव के लिए ओमेगा की वैल्यू 100 पाई और के की वैल्यू 0.5 पाई है, जो कि 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और सेम मीडियम में है तो दूसरे के लिए भी यही होगी, पर अगर करना चाहें तो ये 92 पाई अपॉन 0.46 पाई हो जाएगी, तो ये भी 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वैसे दो चीज कैलकुलेट नहीं करने की थी, वो तो दोनों में सेम होनी ही होनी थी, तो सेम मीडियम है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं टू बॉल्स ऑफ सेम लेंथ कैरिंग इक्वल चार्ज आर hung from a fixed point of a length L at electrostatic equilibrium, assuming that the angle made by each side is small, the separation x between the ball is proportional to। तो बेटा एक चीज तुमको पहले बता दें कि ये अगर दो बॉल लटकी हुई हैं और इनका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो यहाँ पर QE फोर्स लग रहा है, यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन लॉ थोड़ा सा लगाओगे तो QE अपॉन mg इज इक्वल टू tan थीटा आ जाता है। ये मैं टेंशन को t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू QE करके आ जाएगा, ये मैं बता नहीं रहा हूँ। अब QE की वैल्यू हो जाएगी k क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये क्यों हो गई,
बिकॉज इनके बीच का सेपरेशन x है, अपॉन mg कर लेंगे तो यहाँ पे mg आ गया, और tan थीटा की वैल्यू छोटे एंगल के लिए अप्रोक्सीमेटली अगर मैं साइन थीटा लिख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 2l, बिकॉज साइन थीटा में ये दूरी x/2 हो गई और ये वाला साइड l हो गया। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई m इंटू 2l। एक्स क्यूब एल के प्रोपोर्शनल हो गया, बाकी सारी ये तो कांस्टेंट है, इसलिए x इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट w एंड रेडियस 5 इज बीइंग हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। रे बाप रे बाप, तो बेटा इसको कॉपी करने में मेरे से गड़बड़ हो गई, इसमें एक फिगर था, चलो मैं वो फिगर बना देता हूँ। उस फिगर में कुछ ऐसी बात हो रही थी कि ये दीवार थी, दीवार पर ये स्फीयर लगा हुआ था, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक रस्सी लगी हुई थी, रस्सी की लेंथ उन्होंने 8 सेंटीमीटर दे रखी। तो अगर हम ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं सेंटर को देख करके, तो ये वाली जो साइड है ये 8 + 5 13 सेंटीमीटर की हो गई, ये वाला साइड तो 5 ही है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो जैसे मैं पहले बता रहा था, अगर यहाँ पर टेंशन T लगाऊं, यहाँ पर mg लगाऊं या w लगाऊं, बिकॉज वेट w इन्होंने क्या रखा है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n लगाऊं, तो t के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, t cos थीटा जो कि w को बैलेंस कर रहा है, और t sin थीटा जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो हमें तो भैया t cos थीटा इज इक्वल टू w से काम चल जाना है, तो t cos थीटा की वैल्यू होगी t इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे 12/13 इज इक्वल टू w, और यहाँ से टेंशन की वैल्यू 13/12 इंटू w आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं two coils x and y are kept in close vicinity of each other when a varying current it flows through the coil x, the induced emf bt in coil y varies in the manner shown here। ठीक है, तो ये vt है, तो vt जो हो जाएगा वो माइनस m di/dt हो जाएगा। ठीक है, दो कॉइल है x और y, पहली में I करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में ईएमएफ निकालना है, तो V इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा। अब हमें V के ग्राफ से V के ग्राफ से करंट का ग्राफ देखना है। तो देखो क्या हो रहा है कि मुझे जो समस्या इसमें दिखाई देती है कि सी वाला आंसर तो इसीलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लैट हो गया, और ए और बी वाले आंसर इसलिए गलत हो गए क्योंकि यहाँ पे एक इसको एक मिनट धीरे धीरे करते हैं। तो ये वाला पार्ट, ये वाला आंसर तो सी वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो जो फिगर है इसमें यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, इस ग्राफ में मेरी समस्या क्या है कि देखो ये पैराबोला जैसा फिगर बना हुआ है, यहाँ पे सेंटर पे di/dt की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज 0 होना चाहिए था, पर यहाँ तो वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, तो ये वाला भी आंसर गलत हो गया, ये तीनों तो गलत हो ही गए। मतलब यहाँ पर भी देखो di/dt की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज को 0 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, और ये वाला तो लास्ट वाले पोर्शन की वजह से गलत हो गया। तो नेट नेट इन तीनों चीजों को देखा जाए तो इन तीनों ही ग्राफ में यहाँ पर सेंटर पे di/dt 0 है, इसलिए वोल्टेज 0 होना चाहिए था, और सब में यहाँ पर कुछ फाइनाइट वोल्टेज दिखा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल ग्लास स्लैब एट पॉइंट ए as shown in the figure. If un it under अरे it undergoes ये if नहीं है ये it undergoes partial reflection and refraction. At each reflection, 25% of the incident energy is reflected. The rays AB and A dash B dash undergo interference. The ratio of I max and I min. तो भाई देखो अगर ये I नॉट थी तो ये 0.25 I नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो होगी रे हो जाएगी, ये मैं फ्रैक्शन में काम कर लूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये 3/4 I नॉट हो जाएगी, ठीक है। फिर 3/4 I नॉट में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए ये जो इंटेंसिटी हो जाएगी ये 1/4 ऑफ 3/4 I नॉट हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ भी चली जाएगी बच्चों को, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये वाली इंटेंसिटी हो गई 3/16 I नॉट, और ये जो 3/16 I नॉट जा रहा है इसका 1/4 तरह चला जाएगा, 3/4 तरह चला जाएगा, तो ये वाली इंटेंसिटी हो जाएगी 3/4 ऑफ 3/16 I नॉट, ठीक है। तो अगर सारा रेशो लूं तो ये मेरी 9/16 इंटू 1/4 I नॉट हो गई, जो कि 0.25 I नॉट हो गई। अब अगर मैं 0.25 I नॉट को I कह दूं तो ये वाली चीज 9/16 I हो गई। अब हमें मालूम है I मैक्स अपॉन I मिन का जो रेशो होता है वो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं पूरे में से I ऊपर नीचे कॉमन ले लूं जो कि कट जाएगा, क्या बुरा ना मानना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में 7/4 हो जाएगा, नीचे 1/4 हो जाएगा, इसलिए ये आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर 49:1 आ जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस के केस में ये आंसर आ जाएगा, ये गलत है, इसको चेंज कर देना, आंसर में चेंज कर दूंगा आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, from the following the quantity constructed from the basic constant of the nature that has dimensions as well as the correct order of magnitude vis-a-vis atomic size। तो एटम का साइज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, तो साइज की वैल्यू निकाल लेना सबसे आसान है। तो देखो अगर थोड़ा सा जल्दी से ध्यान दें तो जो ऑप्शन ए है ऑप्शन डी उसी का इनवर्स है, और जो ऑप्शन बी है ऑप्शन सी उसी का इनवर्स है। तो बेसिकली दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बाकी दोनों आ ही जाएंगी। तो जो ऑप्शन ए है इसका न्यूमरेटर में वैल्यू हो गई 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ तो 10⁻10 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻30, और सी स्क्वायर की वैल्यू हुई 9 इंटू 10⁻16 जो कि 10⁻17 हो गया। तो ये कट करके -8 हो गया, ये 10⁻2/10⁻17 हो गया। तो ऑप्शन ए की वैल्यू 10⁻−15 हो गई, इसलिए ऑप्शन डी की वैल्यू 10⁻15 हो गई, और ये दोनों ही गलत हो गए बिकॉज ये न्यूक्लियस का साइज होता है और ये फिर तो बहुत बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब बी और सी को कंपेयर कर लेते हैं। तो बी में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में एच स्क्वायर है जो कि 6 इंटू 10⁻−34 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻−16 हो जाएगा, 16 सॉरी 36 इंटू 10⁻−68 हो जाएगा। तो ये सब अप्रोक्सीमेटली 10⁻−67 हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब न्यूमरेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब डिनोमिनेटर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है।
तो उसकी वजह से डिनोमिनेटर में तुम 10 टू द पावर ऑफ 10 लगा दो, और यहाँ पर मास की वजह से 10 टू द पावर ऑफ -30 लगा दो, और ई स्क्वायर की वजह से 10 टू द पावर ऑफ -38 लगा दो। तो 10 टू द पावर ऑफ -38, 10 टू द पावर ऑफ -30 और 10 टू द पावर ऑफ -67, ये करीब करीब कट जा रहे हैं। डिनोमिनेटर में नीचे 10 टू द पावर ऑफ -1 बचेगा, तो ये 3/10 टू द पावर ऑफ 9 टाइप का हो जाएगा। तो नैनोमीटर के ऑर्डर का आ गया। अभी मैंने वैल्यूज नहीं कैलकुलेट किए, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये एटॉमिक साइज के काफी करीब आ गया। जबकि जो इसका इनवर्स होगा, ये 10 टू द पावर ऑफ 9 या 10 टू द पावर ऑफ 10 के ऑर्डर का हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए बी वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। तो बेसिकली क्योंकि उन्होंने नंबर ऐसे दे दिए हैं कि मुझे कहीं पर डायमेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली मैं मैग्नीट्यूड से काम चला ले गया। वैसे अगर तुम चाहते तो इसका डायमेंशन भी निकाल सकते थे, ये डायमेंशनली भी रेडियस होता या लेंथ होता, लेकिन अभी वो निकाल नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 बहुत सरल है, मैं इतना लंबा पढ़ नहीं रहा हूँ। बेसिकली क्या है, ये एनर्जी गिवन गैस वर्सेस टेम्परेचर चेंज है, और ये ए बी सी में से कोई एक ग्राफ पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक या मोनोटॉमिक गैस के लिए है, और जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। यहाँ देखो मैंने आइसोबारिक लिख दिया है। तो Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी लिखूं तो Q बाई डेल्टा टी का स्लोप NCP हो जाएगा। तो जो CP होती है, खाली CP की मैं बात कर रहा हूँ, वो पॉली एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होती है 4R, डाई एटॉमिक के लिए होती है 7/2R, और मोनो एटॉमिक के लिए होती है डी है 5/2R। तो सबसे कम स्लोप मोनो एटॉमिक वाले का है और सबसे ज्यादा स्लोप पॉली एटॉमिक वाले का है, इसलिए PDM इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 27 में कह रहे हैं, बेसिकली मेरे पास एक LC ऑसिलेटर है। इन द सर्किट शोन हियर द वोल्टेज अक्रॉस L and C are respectively 300 and 400 वोल्ट। द वोल्टेज ऑफ द सोर्स ई, तुम्हें मालूम है L और C आपस में इससे वो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 300 और 400 कैंसिल करके 100 वोल्ट दे देंगे। बहुत आसान सवाल था, इसको नहीं पूछा जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलाई ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर, ऊपर स्टील है नीचे ब्रास है, in the figure are A, B, C respectively, then the corresponding ratio of their increasing strength। तो भैया जो elongation होता है, मालूम है स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू elongation बाई लेंथ। तो x की वैल्यू हो जाएगी टेंशन अपॉन एरिया इंटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रेशो पूछ रहे हैं भाई, स्टील वर्सेस ब्रास का रेशो पूछ रहे हैं। तो एक्स स्टील अपॉन एक्स ब्रास की जो वैल्यू हो जाएगी वो टी स्टील बाई टी ब्रास इंटू एल स्टील बाई एल ब्रास अपॉन ए स्टील बाई ए ब्रास, मतलब ए ब्रास बाई ए स्टील होना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, इंटू वाई स्टील बाई वाई ब्रास लिख सकता हूं। तो जो स्टील का वायर है, इसको 3m मास को होल्ड करना है, और ब्रास के वायर को 2m मास को होल्ड करना है। तो टेंशन का जो रेशियो हो गया वो हो गया 3/2। लेंथ का रेशियो जो है वो a है, रेडियाई का रेशियो जो कि बेसिकली एरिया का रेशियो जो होगा वो रेडियाई के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए वो b स्क्वायर है, और यंग्स मॉडुलस का रेशियो c है। तो ये 3/2 a अपॉन बी स्क्वायर सी, जो कि तो सरल सा था, सिंपल फॉर्मूला लगा करके रेशो लेना था, काफी ढेर सारा काम था, इसलिए बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देयर आर टू आइडेंटिकल चैम्बर्स कंप्लीटली थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे। बोथ चैम्बर हैव अ पार्टीशन वॉल डिवाइडिंग द चैम्बर्स इन टू कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट 1 is filled with an ideal gas and compartment 3 is filled with a real gas। अच्छा ठीक है भाई। कंपार्टमेंट 2 and 4 are vacuum,
A small orifice is made in the partition wall and the gases आर, ये आर होगा, यहाँ पर ए आर ई लिखा होगा, आर अलाउड टू एक्सपैंड इन वैक्यूम। तो क्या हो रहा है बेटा, ये एक कंसेप्ट होता है जो हम लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग सोच के बता सकते हैं। इसका नाम है जूल थॉम्पसन कूलिंग कहते हैं, शायद इसका नाम कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन होता है तो जो आइडियल गैस है, कहाँ गया मेरा कर्सर, हो गया है। तो आइडियल गैस के लिए, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन जीरो होता है, बिकॉज सामने कोई प्रेशर ही नहीं है, और चूंकि कहीं से बाहर हीट वगैरह आ नहीं रही है, ये जीरो है, इसलिए टेम्परेचर चेंज भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द, यहाँ पर आइडियल वर्ड होना चाहिए, आइडियल गैस of the gas as it expands in the vacuum. However, the temperature of real gas goes down when it expands in the vacuum. Ideal gas में तो कोई टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं। अभी रियल गैस में प्रॉब्लम है। रियल गैस में प्रॉब्लम क्या है, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, यहाँ पे रियल गैस के मॉलिक्यूल थे, तो रियल गैस में हम ये समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अट्रैक्शन होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, अब जब ये गैस एक्सपैंड करेगी तो ये पास पास वाले मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाहेंगे, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, इसलिए कूलिंग होगी। ठीक है, तो भाई ये तो बड़ा गलत बात हुई। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट वन जो हो गया वो ट्रू हो गया। नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ गैस expands in vacuum, जो कि सही बात है। However, temperature of real gas goes down when it expands in vacuum, ये बात बिल्कुल सही है। जितना एसी फ्रिज हम लोग चला रहे हैं उसका करने का तरीका ये, गैस को पहले कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, फिर एक्सपैंड कराते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है। तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है, और जो स्टेटमेंट टू है वो कह रहा था इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ओनली काइनेटिक, ये बात सही है। while internal energy of the real gas is kinetic as well as potential, ये बात भी सही है। तो इसीलिए जब एक्सपेंशन हो रही है तो रियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, और इस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के चक्कर में उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जा रही है, इसीलिए ठंडा हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो ये वाला होना चाहिए था कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ये आंसर गलत दिया है, मैं अपनी फाइल में जाकर के चेंज कर दूंगा। इसके साथ हमारे जो भी डाउट थे वो खत्म हो गए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।